नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव। और बंगाल में वोटिंग जारी है, लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। छठवें चरण की वोटिंग है और इस खास कार्यक्रम में हम आज आपको उन 4 खबरों से रूबरू कराएंगे जिन 4 खबरों पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप बंगाल की। बंगाल में वोटिंग जारी है। दूसरी तस्वीर है कोरोना पर नई रणनीति तैयार की जा रही है। कोरोना पर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तीसरी तस्वीर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सब कुछ लॉक कर दिया गया है। जी हां, महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सब कुछ लॉक कर दिया गया है और कोरोना की बेकाबू रफ्तार की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहली खबर से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जहां पर हम बात करेंगे बंगाल में वोटिंग जारी है। बंगाल में लगातार वोटिंग हो रही है। छठवें चरण पर मतदान जारी है और ऐसे में कितना खास ये मतदान रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। कितनी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, ये भी हम जानकारी लेंगे। लगातार हम देख रहे हैं बंगाल में 5 चरणों पर वोटिंग हो चुकी है। छठवें चरण की वोटिंग की जा रही है। 43 सीटों पर बंगाल में मतदान जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत 306 प्रत्याशी मैदान में हैं। मोदी ने भी यही मतदान की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए छठे चरण के चुनाव में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस फेज में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कभी ममता के खास रहे मुकुल रॉय की किस्मत का फैसला होना है। रॉय के नादिया जिले में कृष्णानगर उत्तर सीट से टीएमसी के प्रत्याशी अभिनेता कोशानी मुखर्जी और कांग्रेस के सिल्वी साहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य एक अन्य राजनीतिक दिग्गज हैं जिनकी चुनावी किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। शिवाली। बिल्कुल, वहीं दमदम उत्तर प्रदेश में सीपीआईएम के तन्मय भट्टाचार्य और भाजपा की अर्चना मजूमदार से भिड़ेंगी। आपको ये भी बता दें, उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में तृणमूल ने कांग्रेस विधायक मोहित सेन गुप्ता के खिलाफ कन्हैयालाल अग्रवाल को मैदान में उतारा है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक निर्माता राज चक्रवर्ती बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं देखने वाली बात है, बंगाल के मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी भाजपा के गुलाम सरवर और कांग्रेस के मसूद नसीम एहसान को गोलपोखर सीट पर भिड़ेंगे। निश्चित तौर पर शिवाली, हम देख रहे हैं कि 43 सीटों पर ये मतदान हो रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में 306 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में इन प्रत्याशियों की किस्मत आखिरकार क्या होगी, वो तो आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त विशेष संवाददाता कमलेश चौबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, बंगाल में 4 जिलों में हम बात करें तो वोटिंग हो रही है अब और 43 सीटों का जो निर्णय है वो जनता के हाथ में है। कमलेश। निश्चित तौर पर पूजा 43 सीटों पर मतदान चल रहा है, काफी अहम है। आज का ये छठवें दौर का जो मतदान है वो काफी अहम है। आपने देखा होगा कि कुछ बिहार की हिंसा के बाद ही चौथे चरण में जो हिंसा हुई, कुछ बिहार में हिंसा हुई, उसके बाद बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। खासकर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी आमने सामने हैं और ये चुनावी गर्मी रही, जो गहमी रही, उसका असर इस दौर के मतदान में भी दिख रहा है। आज जिन 43 सीटों पर मतदान होने जा रहा है उसमें कई दिग्गज आमने सामने हैं। इस चुनाव में भी बाकी चुनावों की तरह वही मुद्दे हैं। बीजेपी है मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर और ममता सरकार की नाकामियों को लेकर वोट मांग रही है, तो सीधे सीधे ममता बनर्जी के निशाने पर पीएम मोदी है। कोरोना का मामला भी चुनाव में काफी तेजी से उठा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने प्रचार से इनकार की, सभाएं स्थगित की। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी सक्रिय प्रचार से इनकार किया और बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है बंगाल समेत पूरे देश में, वो पीएम मोदी की नाकामी की वजह से आई है। तो कोरोना का मुद्दा भी इस चुनाव में प्रभावी रहा है। सीए का मुद्दा काफी प्रभावी रहेगा इस चुनाव में। दरअसल जिस इलाके में वोट पड़ रहे हैं वहाँ मथुआ वोट बहुतायत में है और मथुआ वोटों को साधने के लिए बीजेपी सीए को मुद्दा बना रही है, तो सीए का भी मसला इस चुनाव में अहम है। बिल्कुल कमलेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बंगाल चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, इसमें कोई दौराहे नहीं है, लेकिन कोरोना को नकारा नहीं जा सकता है। क्या कुछ व्यवस्था इस वक्त प्रशासन की तरफ से, बंगाल प्रशासन की तरफ से मतदाताओं के लिए की गई है, क्योंकि ये एक बहुत सुरक्षा वाली चीज हो जाती है, क्योंकि कोरोना के समय में मतदान बेहद गंभीर है। पूरी व्यवस्था की
चुनाव आयोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करा रहा है। सभी जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान है वो न केवल सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, बल्कि जो लोग मतदाता वोट डालने आ रहे हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। मास्क उन्हें खुद चुनाव के कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे हैं। प्रचार में भी काफी कड़ाई बरती गई है और आपने देखा कि राजनीतिक दलों ने स्वयं अपने आप को प्रचार से दूर कर लिया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग और प्रशासन की भी पूरी कोशिश रही है कि कम से कम भीड़ जमा हो और कोरोना गाइडलाइन का पालन हो। बिल्कुल कमलेश, हम देख रहे हैं बंगाल का ये जो चुनाव है इसके लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, लगातार ताकत झोंकी गई है और ऐसे में लगातार हमने देखा कि कोरोना को परे रखते हुए सभी राजनेताओं ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखा है और उसी के चलते अब आखिरकार उनकी क्या किस्मत होने वाली ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जहां एक तरफ सभी को इतने खतरे में डाला तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल का खेला वो भी जारी रहा और अब भी हम उसे देख रहे हैं। निश्चित तौर पर पूजा, कोरोना पूरे देश में कहर मचा रहा है और बंगाल में शुरुआती दौर पे तो इस मसले को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब जबकि राहुल गांधी सबसे पहले पहल की, राहुल गांधी उन्होंने कहा कि ये माहौल जो है राजनीतिक रैलियों का नहीं है। उन्होंने अपनी रैलियां स्थगित की। इसके बाद ही ममता बनर्जी भी सामने आई। ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो बड़ी रैलियां नहीं करेंगी। भाजपा को भी अपने प्रचार कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा और अब जो पीएम मोदी की सभाएं होंगी उनमें 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ न जुटेगी और इसके साथ ही चुनाव में कोरोना एक अहम मसला भी बन चुका है। बिल्कुल सीधे आमने सामने है ममता और मोदी, इस मसले को सीधे आमने सामने है। बिल्कुल हर कोई इस बात की चिंता में है कि आखिरकार इस प्रकार के चुनाव से जो खतरा बढ़ा हुआ है वो खतरा आखिरकार कब टलेगा, लेकिन वहीं बंगाल की किस्मत किसके हाथ में ये भी 2 मई को हमें पता चलेगा। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बंगाल में छठे चरण की वोटिंग जारी है। 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। 306 से अधिक प्रत्याशी मैदान में है और साथ ही साथ अब देखना यही होगा कि इन प्रत्याशियों की किस्मत में आखिरकार क्या कुछ लिखा हुआ है। इनकी किस्मत ईवीएम में लॉक होने वाली है। बंगाल से जुड़ी खबरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस खबर पर, मतदान पर दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और अब बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र में सब कुछ लॉक हो चुका है शिवाली और आज रात 8 बजे से 1 मई तक कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। शादियों में 25 लोगों को इजाजत दी गई है। वहीं दफ्तरों में 15% ही कर्मचारी रहेंगे। 5 दिन में से 4 दिन में मिले 60,000 से ज्यादा मरीज, जिसके कारण अब महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र की जेलों में बंद 197 कैदी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात लगातार बेकाबू बने हुए शिवाली और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। ये पाबंदियां देश में लगे पहले लॉकडाउन के बराबर ही हैं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक ये पाबंदियां लगी रहेंगी शिवाली। बिल्कुल पूजा, बता दें कि महाराष्ट्र के हालात दिन पर दिन कोरोना के मामले में बिगड़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दिन पर दिन ये बढ़ते आंकड़े भयावह हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अब नई गाइडलाइन के अनुसार ऑफिस में सिर्फ 15% कर्मचारी ही काम करने की इजाजत दी है। बता दें पूजा, पहले ये संख्या 50% थी। शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकते हैं और शादी समारोह सिर्फ 2 घंटे का ही होगा। ये अहम फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। बिल्कुल शिवाली, और क्या कुछ खास रहने वाला इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि कितना असर दिखाएगा, इन तमाम चीजों के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन परब महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सचिन जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार मौतें हो रही हैं लोगों की और ऐसे में रिकवरी रेट जो है कम कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो पॉजिटिव व्यक्ति मिल रहे हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं लोग, उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसको लेकर अब लॉकडाउन तो लगा दिया गया है और इस सख्ती के बाद क्या लगता है महाराष्ट्र के हालातों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि इस निर्बंधों के बाद, इस लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में स्थिति जो है वो जो बदतर होती जा रही है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि 7 से 11 बजे तक सभी सेवाएं जो है, सभी सेवाएं मतलब केवल किराना और अति आवश्यक सेवाएं जो है वो जारी रहेगी। ये सबसे अहम बात है। यातायात, रेल सेवा जो है वो महाराष्ट्र मुंबई की धमनी मानी जाती है, लाइफलाइन मानी जाती है। ये सेवाएं जो है
वो केवल अति आवश्यक सेवाएं देने वाले लोगों के लिए और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जारी जाएगी। इसका काफी असर बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे से दिन में लाखों लोग यात्रा करते हैं, जिसकी वजह से संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ता है। पिछली बार जब मिशन बिगिन अगेन महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था, तब रेल सेवा शुरू कर लोगों को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसका नतीजा ठीक सामने नहीं आया था। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही थी, जिसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि रेलवे में कम से कम लोग यात्रा कर पाएंगे। निजी वाहनों में भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सार्वजनिक वाहनों में भी देखिए अब आप अगर आप देखेंगे तो 50% लोग ही यात्रा कर पाएंगे और सभी आस्थापना हो, सरकारी आस्थापना हो या निजी आस्थापना हो, 15% से ज्यादा लोग वहां पर काम नहीं करेंगे। ये बात बताई गई है। जो आपातकालीन व्यवस्था में काम करते हैं उनके लिए 100% के स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। तो इस तरह की तमाम रियायतें, विवाह समारोह जो होते हैं उसमें काफी पाबंदी लगी गई है। अगर कोई विवाह समारोह आयोजित किया भी जाता है तो 2 घंटे के भीतर उस हॉल में पूरे विवाह का जो समारोह वो पूरा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह की कई सारी बातें, कई सारे मुद्दे महाराष्ट्र सरकार ने लोगों के सामने स्पष्ट किए, जिसके बाद ये उम्मीद अब लगाई जा सकती है कि आने वाले चंद दिनों में, हाँ ये नहीं हम कहेंगे कि आने वाले 4 या 5 दिनों में ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले 15 दिन में शायद ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कम से कम 15 दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है उस पर कुछ तो अंकुश आएगा। बिल्कुल सचिन, अगर देखा जाए तो पलायन की क्या स्थिति फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे थे लेकिन लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। मजदूर जो हैं वो रोजगार की उम्मीद अब छोड़ चुके हैं और ऐसे में वो पलायन कर रहे हैं अपने गांवों की तरफ। वहीं हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने कई सारे ऐलान भी किए थे कि लोगों की मदद की जाएगी, मजदूरों को लिए भी जो है कई सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो क्या नजर आ रही है? देखिए, लोगों का पलायन का दौर जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि सुविधाएं देने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन हर चीज उस तरह से सुचारू हो इस बात की उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही है। लेकिन हाँ, ये कोशिश जरूर की जा रही है कि अगर यहाँ से कोई मजदूर श्रमजीवी लोग बाहर जा रहे हैं तो उन्हें उनके यहाँ से जाने से पहले या जाते वक्त उन्हें किसी तरह की दिक्कत का या किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो न बढ़े। बिल्कुल सचिन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जेलों में बंद 197 कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था उन कैदियों के लिए की गई है प्रशासन की तरफ से? क्या उन्हें नई जेल में शिफ्ट कराया जा रहा है या क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई है जिससे संक्रमण जेल में उतने ही आंकड़े पे सिमट जाए और ये आंकड़ा आगे न बढ़ पाए? ये मुद्दा जैसे काफी पेचीदा साबित हो सकता है। इससे पहले भी जो पैरोल पर लोगों को जिन्हें रिहा किया गया था उनमें से कई कैदी जो है जो तय समय के बाद जिनको वापस आना था वो वापस नहीं आए थे। तो ये सरदर्द हो रहा है, साबित हो रहा है महाराष्ट्र के प्रशासन के लिए। बावजूद इसके अब एक प्रस्ताव ये भी है कि कई सारे जेल जो है उन जेल में कम से कम महिला जो कैदी है उन्हें रियायत दी जाए, उन्हें पैरोल पर या जमानत पर बार छोड़ दिया जाए, जिसके चलते कैदियों के संक्रमित होने की संख्या है उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन ये प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और इस पर निर्णय लिया जाएगा वो भी पूर्व पीड़िका के आधार पर लिया जाएगा। इस तरह से पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत से कैदी जो है पैरोल पर रिहा होने के बाद इनका वापस लौटना तय समय पर जरूरी था, वो वापस नहीं लौटे। ऐसे हालत में इस तरह की रिस्क महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग उठाता है कि नहीं, ये देखना भी जरूरी होगा। बिल्कुल सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो महाराष्ट्र से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन पर फोन लाइन पर बने हुए थे। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, सख्ती बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन को भी बढ़ाया गया है। उम्मीद यही है कि इस लॉकडाउन के बाद हालातों में कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। अब बात करेंगे शिवाली अगली खबर की, यानी कि कोरोना मरीजों के आंकड़े जो देश में बढ़ते जा रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। रोज रिकॉर्ड छू रहे हैं, नया रिकॉर्ड बना रहे हैं ये आंकड़े। देश भर में बुधवार को 24 घंटे में 3,15,000 नए केस मिले हुए हैं, जबकि 2,101 लोगों की जान भी गई है। ये लगातार दूसरा दिन है शिवाली जब देश में मौतों का आंकड़ा 2,000 की संख्या को
पार कर गया है। देश में अभी 22,84,209 मरीजों का इलाज चल रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड 1,79,372 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण से अब तक 1,84,672 लोगों की मौत हो चुकी है शिवाली, और ये काफी ज्यादा भयानक हम कह सकते हैं आंकड़े हैं, जिनकी वजह से हर किसी में अब डर का माहौल है। शिवाली, बिल्कुल पूजा, जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते मामले, लोगों में कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं कहना गलत होगा, लोगों में हर तरफ डर का ही माहौल है। प्रशासन भी पूरी सख्ती बरते हुए हैं, हर जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, सख्ती भी बराबर प्रशासन की तरफ से पूजा बढ़ती जा रही है। कहीं भी प्रशासन भी ढील देने के रूप में नहीं नजर आ रहा है, मतलब ढील नहीं दे रहा है। मंगलवार को पूछा, आपको बता दें कि 2,94,000 नए मरीज सामने आए थे। बहुत बड़ा आंकड़ा, ये कहे तो गलत बात नहीं होगी, 2 लाख मरीजों का सामने आना बहुत बड़ी बात है। वहीं 2021 लोग इस कोरोना की वजह से जान चली गई थी जिनकी एक दिन में। बिल्कुल शिवाली, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। हम 3 लाख को पार करने ही वाले थे, और ऐसे में आज वही समय है जो पिछले 24 घंटे में हमें 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिल रहे हैं। 2100 से ज्यादा लोगों ने पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवाई है। हालात बेहद ही चिंताजनक हैं, और इन्हें कंट्रोल करने के लिए भी शासन प्रशासन पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन ये महामारी किसी को बख्श नहीं रही है, और देश का हाल, दुनिया का हाल बेहाल कर दिया। हमारे साथ संवाददाता दीपा श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपा, 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा केसेस का सामने आना, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की यदि बात की जाए तो दिल्ली में भी कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन अब भी नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 घंटे का ही ऑक्सीजन बना हुआ है। ऐसे हालात में क्या लगता है दीपा, किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, और इतने पीक टाइम में जब ऑक्सीजन खत्म होता है तो उसी समय आखिरकार ये सूचनाएं क्यों निकलकर सामने आती हैं? जी पूजा, ये कहना गलत होगा कि प्रशासन की ओर से या तो कहा जाए कि प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो ऑक्सीजन की कमी है उसके बारे में अब पता चला है। क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सभी जगहों पर व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने का प्रशासन की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। ये कहना भी सही होगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही निश्चित तौर पर प्रशासन की ओर से बरती गई है। क्योंकि जब हमारे सामने कोरोना के मामले निकलकर सामने आए थे, जब हमने देखा था कि पहली बार जिस तरह से कहा जाए कोरोना का जो पहला फेज हम कहें, या फिर ये कहा जाए कि कोरोना की जब पहली लहर आई थी, तब जब हमने वो भयावह स्थिति देखी थी, सरकार यदि तभी सचेत हो जाती और स्वास्थ्य विभाग की जो भी कहा जाए कि स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी चीजें थी उसे अगर उसी हिसाब से दुरुस्त किया गया होता तो आज ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं होती। लेकिन पूजा, कहा ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की जो कमी है उसे न होने दिया जाए। निश्चित तौर पर जो कमी हो गई है उसे भी दूर करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जो ऑक्सीजन के लिए जो भी चीजें की जा सकती हैं उन्हें करने का प्रयास बिल्कुल मध्य प्रदेश में दीपा कई ऐसे प्लांट भी अब शुरू हो चुके हैं जो कि ऑक्सीजन सप्लाई का कार्य भी शुरू कर दिया है। अन्य जगहों पर भी काम चल रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन के लिए प्लांट तैयार होंगे और ऑक्सीजन सप्लाई का काम बहुत ही जल्द ही शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम बात करेंगे हम अपनी चौथी खबर की, जिस पर भी हमारी नजर सारे दिन बनी रहेगी। कोरोना को काबू करने के लिए 30 अप्रैल तक फैसलों की प्लानिंग कर रही है केंद्र सरकार। लगातार फैसले किए जा रहे हैं और रणनीति बनाई जा रही है। इसी के चलते आगे भी रणनीति तैयार की जा रही है। अनलॉक 2 के मॉडल पर अमल की संभावना भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोरोना के काबू करने की तैयारी में लगी हुई है केंद्र सरकार। शिवाली, और 30 अप्रैल तक बड़े फैसलों की प्लानिंग में केंद्र सरकार यानी कि कड़ी तोड़कर संक्रमण को काबू कैसे करना है, इस पर पूरी रणनीति अब बनाई जा रही है। बिल्कुल पूजा, बता दें कि जिस तरह से अनलॉक पॉइंट 2 के मॉडल पर अमल करने की संभावना जो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये इशारे भी दे दिए गए हैं पूजा कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प की तौर पर चुना जाए तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरह से पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा था कि लॉकडाउन को राज्य सरकारें भी आखिरी
ऑप्शन के तौर पर चुने तो ज्यादा बेहतर है। निश्चित तौर पर शिवाली हमारे साथ इस वक्त कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र से ही हम बातचीत करेंगे। नरेंद्र, अब देख रहे हैं कि लगातार कोरोना जिस प्रकार से रफ्तार पकड़ी हुई है, लोगों को मौत के आगोश में सुलाता जा रहा है, और ऐसे में अब केंद्र सरकार की यदि रणनीति की बात की जाए तो इसे काबू करने के लिए 30 अप्रैल तक रणनीति तैयार करने की बात भी कही जा रही है। क्या कुछ खास रह सकता है नरेंद्र? पूजा, बहुत जरूरी है इच्छा शक्ति की, और अब सरकार ने मन बना लिया है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आड़े आ रहे थे, अब हालांकि चुनाव को भी लगातार कहा जा रहा था कि जो बंगाल के चुनाव हैं, वो जो 2 चरणों के चुनाव, उनको 1 चरण में कराने की सिफारिश भी की जा रही थी। वहीं पर कई राजनीतिक पार्टियों ने इच्छा शक्ति भी जताई और उन्होंने कहा कि भाई 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ शामिल ना हो। हालांकि इन सब चीजों को लेकर एक बड़ी चूक कहना चाहिए चुनाव आयोग से जरूर हुई है। लेकिन अगर अब पूरी चीजों को देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाने की जो बात है वो की है। गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, नीति आयोग के 30 अधिकारियों से इन्हें टास्क फोर्स बनाई है। कह सकते हैं कि पुलिस, नीति आयोग, हालांकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन के वो पक्ष में नहीं है। आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि देश में जिस तरीके से हम पिछड़ रहे हैं, चाहे आर्थिक गतिविधियां हो या फिर चाहे कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो देनी जानी हो, उनको लेकर कई ऐसी बातें सामने आ रही है जिसको लेकर सरकार चिंतित है। और अब कड़े कदम उठाने की कवायद शुरू हो गई है और कुछ दिनों में ये चीजें देखने को मिलेंगी, अमल में आएंगी। हालांकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर आखिरी विकल्प अगर कोई बचा है तो टोटल लॉकडाउन, आखिरी विकल्प वही बचता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है उसको जारी रखा जाए। जो नीति आयोग है वो अपनी एक प्लानिंग के तहत बताए कि भाई कैसे आर्थिक गतिविधियां चालू रहें। लेकिन जिस तरीके से थर्ड वेव भी अब कोरोना की आ गई है, मुझे नहीं लगता अब एक ही विकल्प जो है वो बचा हुआ है, वो है टोटल लॉकडाउन, और जल्दी सरकार इस पर विचार कर सकती है। निश्चित तौर पर रणनीति तैयार की जा रही है और कैसे कोरोना को काबू में पाया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अच्छे बुरे अनुभवों को समझकर नया मॉडल बनाया जा रहा है। सरकार की रणनीति ये भी है कि संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए 4 महीने में करीब 40 करोड़ लोगों को टीके का सुरक्षा कवच मिल जाए और कोई भी फैसला इस अभियान की गति को प्रभावित न कर पाए। ट्रेन और हवाई सेवाओं से जुड़े फैसले संबंधित मंत्रालय लेगी। 2022 की पहली 6 माही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार फैसला करेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन पर खास तौर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये वो हमारी 4 खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी, चाहे हम महाराष्ट्र के हालातों की बात करें, चाहे हम बंगाल चुनाव की बात करें, या फिर देश में बढ़ते कोरोना और इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार की रणनीति। इन चारों ही खबरों पर हम दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे। स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।